बच्चों इसके पहले वाले भाग तक हमारे अध्याय संख्या 2 पूर्ण हो चुके थे। वहीं अध्याय 2 में हमने देखा कि जो 7वीं और 8वीं शताब्दी का जो मध्यकालीन इतिहास का प्रारंभिक चरण था, उसमें विभिन्न प्रकार के जो नए नए राजवंशों का उदय भारतीय उपमहाद्वीप में हो रहा था। उसमें हमने देखा बच्चों कि जो गुर्जर प्रतिहार है, चौहान है, चालुक्य है, पाल है, इन सभी राजवंशों का उदय यहाँ पे हो रहा था। और चौहानों का जो सबसे प्रतापी शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय, उनके बारे में हमने अध्ययन किया। वहीं बच्चों इस भाग में हम बात करेंगे जो मध्यकालीन इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र रहेगा वो है दिल्ली, और दिल्ली के सुल्तानों के बारे में। पहले वाले भाग में हम बात करेंगे इनके परिचय के बारे में। तो शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले देखें बच्चों, यहाँ पे राजपूत वंश का इस समय क्या हो जाता है, उदय हो जाता है। और तोमर जो है वो आरंभिक 12वीं शताब्दी से 1165 तक यहाँ पे शासन करते हैं। तोमरों का शासक है बच्चों अनंग पाल। इनका शासन रहता है 1130 से 1145 तक दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों पर। वहीं उसके बाद में बात करें तो चौहान आ जाते हैं। चौहानों में हमने पहले पढ़ चुके हैं कि जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय हैं 1175 से 1192 में। इनका मोहम्मद गोरी के साथ में 2 युद्ध होते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध 1191 और 1192 में। फिर बात करें बच्चों प्रारंभिक जो तुर्की शासक है, और तुर्की शासन की यहाँ पर स्थापना हो रही है 1206 से लेकर 1290 तक। ये क्या करेंगे, यहाँ पे शासन करेंगे। और यहाँ पे क्या है कि अलग अलग यहाँ पे वंशों का शासन होगा। देखें कि ये जो सबसे पहले जो वंश आएगा इसका नाम रहेगा बच्चों गुलाम वंश। ये बड़े बड़े शासकों के गुलाम थे और इन्हीं के द्वारा यहाँ पे सत्ता संभाली गई, और इन्हीं के नाम के आधार पर इस वंश का नाम क्या रह गया बच्चों, गुलाम वंश। गुलाम वंश के प्रथम शासक होते हैं बच्चों कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने कुतुब मीनार नामक जो स्थापत्य कला का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है उनका कार्य प्रारंभ करवाया, और 1206 से 1210 तक इनका शासन रहता है। इनके बाद में इल्तुतमिश, रजिया सुल्ताना और गयासुद्दीन बलबन का यहाँ पे मुख्य शासन रहता है। ये बच्चों आप देख रहे हैं इस डायग्राम में इल्तुतमिश का मकबरा दिखाया गया है जो दिल्ली में स्थित है। गुलाम वंश के बाद में बच्चों यहाँ पर आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा 1290 से 1296 तक इनके द्वारा शासन किया जाता है। फिर जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे शासक बनते हैं, और 1296 से 1316 तक एक महत्वपूर्ण शासक के रूप में ये क्या करते हैं, यहाँ पर शासन करते हैं। फिर खिलजी वंश के बाद में यदि बच्चों बात करें तो वो है अपने सामने तुगलक वंश। 1320 से 1414 तक गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक यहाँ पे शासन करते हैं, और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण शासन रहेगा मोहम्मद बिन तुगलक का। ये आप देख रहे हैं दिल्ली में अलाई दरवाजे का यहाँ पे निर्माण किया जा चुका है, और फिरोज शाह तुगलक का ये मकबरा भी यहाँ पे स्थित है। इसके बाद में बात करें तो वंश आता है सैयद वंश। सैयद वंश का सबसे प्रतापी शासक वो है खिज्र खां। इनके बाद में सबसे अंत में है दिल्ली सल्तनत का वंश जो है लोधी वंश, और लोधी वंश का शासक था बहलोल लोधी, जो 1491 से 1489 तक यहाँ पे क्या करता है बच्चों, शासन करता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि बच्चों दिल्ली के ऊपर शासन करने वाले ये शासक वंश और वर्ग हैं, और इनके द्वारा विभिन्न समयों पर शासन इस क्रम के अनुसार किया जाता है, जिसमें प्रारंभ में जो तुर्कों का शासन है वो गुलाम वंश के द्वारा किया जाता है। गुलाम वंश के बाद में बात करें तो खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद में तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद में सैयद, और अंत में कौन सा है बच्चों, लोधी वंश के द्वारा शासन किया जाता है। तो इनमें से हम पढ़ेंगे बच्चों अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक जो सबसे महत्वपूर्ण शासक है उनके बारे में। देखें 12वीं शताब्दी में दिल्ली एक महत्वपूर्ण शहर बन गया था, और इसी सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों ने क्या किया, परास्त किया, और इन्हीं के काल में दिल्ली क्या हुआ, वाणिज्य का एक प्रमुख केंद्र भी बन गए। यहाँ पर जो तोमर शासक है आरंभिक, इनको कौन पराजित कर रहे हैं, जो अजमेर और उस सांबर के आसपास के जो चौहान शासक है वो इनको क्या कर रहे हैं, पराजित कर रहे हैं। यहाँ पर अनेक समृद्धिशाली जैन व्यापारी रहते थे, और जिन्होंने क्या किया, कई मंदिरों का निर्माण कराया। और यहाँ पे बच्चों बात करें दहलीवाल नामक जो सिक्के हैं वो यहाँ पर डाले जाते थे, और वो यहाँ पे क्या थे, अत्यधिक मात्रा में प्रचलित थे। तो दहलीवाल नामक यहाँ पे क्या है, सिक्के भी हमें देखने को मिलते हैं। 13वीं शताब्दी की बात करें तो उसके आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, और ये एक ऐसी राजधानी बन गई जिसका नियंत्रण उपमहाद्वीप के एक बहुत बड़े क्षेत्र पर इनका नियंत्रण स्थापित हो गया था। धीरे धीरे बच्चों इस दिल्ली का जो नियंत्रण है वो उपमहाद्वीप के अनेकों क्षेत्रों पर हो गया था।
वर्तमान दिल्ली वाले क्षेत्रों में सुल्तानों के द्वारा अनेक नगरों को बसाया गया, जिसमें दिल्ली, एक कोहना, सीरी और जहांपना इनके क्या है मुख्य नगर देखे जा सकते हैं। जो आप मानचित्र में देख रहे हैं बच्चों, ये हौज खास की स्थिति है यहाँ पे, ये सीरी नामक नगर है यहाँ पे। सीरी के नीचे आप देख रहे हैं जहांपना, और जहांपना के नीचे वाले क्षेत्र में दिल्ली एक कोहना नामक जो नगर है वो दिल्ली के शासकों के द्वारा यहाँ पर क्या किए जा रहे हैं, बसाए जा रहे हैं। आगे देखें बच्चों, दिल्ली के सुल्तानों के बारे में बात करें कि जो जानकारी के स्रोत हैं वो हम देखें कि इनके बारे में हमें अभिलेख, सिक्के, भवन और स्थापत्य कला के साथ साथ में जो ग्रंथ लिखे गए हैं, इतिहास, तारीख और तवारीख। तारीख का बहुवचन क्या है बच्चों, तवारीख नामक जो ग्रंथ है वो है। इनसे हमें जो दिल्ली के सुल्तान है उनके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। यह महत्वपूर्ण ग्रंथ इनकी जो प्रशासनिक भाषा थी दिल्ली सल्तनत की, फारसी, उसमें लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो दिल्ली सल्तनत है उनकी प्रशासनिक भाषा क्या थी। तो प्रशासनिक भाषा आप ध्यान रखें कि फारसी भाषा यहाँ की प्रशासनिक भाषा थी, और इसी में अधिकतर ग्रंथों को रचा गया है, जिनसे इनके शासनकालीन महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होती है। तवारीख के लेखक बच्चों सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति ही होते थे, अर्थात जो विद्वान व्यक्ति होते थे उनके द्वारा इन तवारीखों की क्या की जाती थी, रचना की जाती थी, जो घटनाओं के वर्णन के साथ साथ में शासकों को प्रशासन संबंधी जो सलाह और न्याय संगत शासन के महत्व पर भी क्या देते थे, बल देते थे। इन घटनाओं के वर्णन के साथ साथ में ये क्या करते थे, शासकों को क्या करते थे, प्रशासन संबंधी सलाह देते थे, और उनको बच्चों न्याय संगत शासन चलाए जाने के महत्व पर क्या देते थे, बल देते थे। तवारीख के लेखक नगरों में रहते हैं, और ये बच्चों अपने जो ग्रंथ लिखते हैं वो सुल्तानों से ढेर सारे जो इनाम होते हैं वो प्राप्त करने के लिए ये इनकी वो प्रशंसाओं में क्या लिखते हैं, ग्रंथ लिखते हैं। ये शासक वर्ग को जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित जो आदर्श समाज व्यवस्था है उसको बनाए रखने की सलाह भी देते हैं। ये क्या कहते हैं बच्चों, शासक को कि आपका शासन करने का क्या है, जन्म सिद्ध अधिकार है, और लिंग भेद के आधार पर क्या कीजिए, शासन कीजिए, और जो आदर्श समाज की व्यवस्था है उसको बनाए रखने पर ये क्या देते हैं, जोर देते हैं। देखिए बच्चों, अब लिंग भेद के आधार पर जो शासन है उसका एक उदाहरण या फिर अपवाद स्वरूप हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। इल्तुतमिश जो शासक है दिल्ली सल्तनत का, उनकी पुत्री यानी उनकी बेटी का नाम है रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की बेटी कहाँ बैठी, सिंहासन के ऊपर बैठी, अर्थात ये क्या बन गई, दिल्ली सल्तनत की शासिका बन गई। इतिहासकार है बच्चों, एक सबसे महत्वपूर्ण इतिहासकार है मिन्हाज ए सिराज। ये स्वीकारते हैं कि वह अपने सभी भाइयों में सबसे योग्य और सक्षम है, फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। तो बच्चों यहाँ पे हमें लिंग भेद का उदाहरण देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो रजिया है वो अपने सभी भाइयों में क्या है, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे सक्षम है और सबसे योग्य है, इसलिए इल्तुतमिश ने इसको क्या कर दिया, अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, और 1236 में ये क्या बन गई, दिल्ली सल्तनत की शासिका बन गई। अब ये जो दिल्ली सल्तनत के जो अमीर वर्ग और जो कबीर इतिहासकार हैं ये इनको शासिका के रूप में स्वीकार करना नहीं चाहते। दरबारी अमीर वर्ग भी उनके शासन से क्या थे, प्रसन्न नहीं थे, ना खुश थे। रजिया के बारे में मिन्हाज ए सिराज के विचार देखें बच्चों। मिन्हाज ए सिराज बहुत बड़े इतिहासकार हैं और उनके विचार हैं रजिया सुल्ताना के बारे में देखें कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए। रानी का शासन इस व्यवस्था के क्या है, विरुद्ध जाता है, इसलिए वह पूछता है कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता रजिया का, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से उसे आखिर हासिल क्या हुआ। अर्थात बच्चों यहाँ पे देखें कि जो 1236 ईस्वी में ये रजिया सुल्ताना शासिका बनती है और 1240 ईस्वी में इनके हाथ से क्या छिन जाती है, सत्ता छिन जाती है। 4 वर्ष तक इनका शासन रहता है और 4 वर्ष में अनेकों विद्रोह इनके द्वारा चले जाते हैं। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह क्या है, सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। यहाँ पे भी बच्चों एक बात बहुत अच्छी देखने को मिल रही है कि रजिया स्वयं को बेटी बता रही है इल्तुतमिश की। वहीं देखें कि जो आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय
काकतीय वंश का राज्य था और इस वंश की सबसे प्रतापी शासिका थी रुद्रमा देवी। अब रुद्रमा देवी क्या है बच्चों, इसका रज्या का व्यवहार क्या है, बिल्कुल विपरीत है। देखें कि रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाया और अपने पुरुष होने का भ्रम क्या किया, पैदा किया। अर्थात रुद्रमा देवी ने जो अभिलेख लिखवाए उनमें अपना नाम जो है वो पुरुषों के नामों के जैसे मिलता जुलता लिखवाया, जिससे पुरुष होने का भ्रम पैदा रुद्रमा देवी ने किया है। जबकि रजिया क्या कर रही है, अपना नाम इल्तुतमिश की बेटी के रूप में लिखवा रही है अभिलेखों के ऊपर। एक और महिला की बात करें तो वो है बच्चों कश्मीर की शासिका रानी दिद्दा। उनका नाम दीदी यानी बड़ी बहन से निकला है और इससे यह पता चलता है कि प्रजा ने इस रानी को बहुत ही स्नेह भरा संबोधन दिया था। न्याय चक्र की बात करें बच्चों तो 13वीं सदी के इतिहासकार फ़क़े मुदबिर ने लिखा है कि राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता। सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से, जो एकत्रित किया जा रहा है राजस्व, उसी से क्या दिया जा रहा है, सैनिकों को वेतन दिया जा रहा है। मगर किसान राजस्व कब चुकाएगा, जब वे खुशहाल और प्रसन्न होंगे। और ऐसा तब हो सकता है जब राजा क्या हो बच्चों, न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा देने वाला हो। अर्थात इसमें बताया गया है कि एक आदर्श राज्य की स्थापना किस प्रकार की जा सकती है, जिसमें सभी वर्ग क्या रहे बच्चों, खुश रहे और प्रसन्न रहे। अब यहाँ पे देखें बच्चों, ये जो 4 डायग्राम दिए गए हैं इनमें क्या है कि जो पांडुलिपियों को निर्मित करने के जो विभिन्न चरण हैं उनको क्रमबद्ध तरीके से दिखाया गया है। कि सबसे पहले 1 नंबर चित्र को देखिए, उसमें क्या किया जा रहा है, पांडुलिपि तैयार करने के लिए इस कागज को इस कारीगर के द्वारा क्या किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। वहीं दूसरे डायग्राम के अंदर देखेंगे तो इस तैयार कागज के ऊपर क्या है, लेखन कार्य किया जा रहा है, लिखा जा रहा है। वहीं बच्चों लेखन कार्य किए जाने के बाद में इस डायग्राम में आप देखेंगे कि महत्वपूर्ण शब्दों और अनुच्छेदों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए सोने को पिघलाकर इसका प्रयोग कर रहे हैं। वहीं अंतिम रूप से देखेंगे तो जो पांडुलिपियां तैयार हुई है उनके लिए इस प्रकार से जिल्द का निर्माण किया जा रहा है। तो इसमें हमने देखा कि जो पांडुलिपियां होती है उनको तैयार करने के जो विभिन्न चरण है वो किस किस प्रकार से कार्य करते हैं। इस भाग में बच्चों यहीं तक बात करेंगे और इसके अगले भाग में मैं आपसे बात करूंगा जो दिल्ली सल्तनत का विस्तार होता है उसके बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।